brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। शुरू करने से पहले आपको एक खास जानकारी देनी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कुकू एफएम ऐप पर LT20 कोड यूज कर आप सब्सक्रिप्शन में 20% की छूट पा सकते हैं। इस ऐप पर आत्मकथाओं, उपन्यासों से लेकर जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां और कई तरह की ऑडियो बुक्स मौजूद हैं। इस शिक्षक दिवस के मौके पर आपके लिए एक और विशेष ऑफर है। 5 सितंबर तक आप लर्न 50 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट पा सकते हैं। याद रखिए, लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए LT20 कोड हमेशा उपलब्ध है, लेकिन लर्न 50 कोड का इस्तेमाल आप सिर्फ 5 सितंबर तक ही कर सकते हैं। अब आते हैं आज की मेन स्टोरी पर। अमेरिकी ट्रूप्स को काबुल छोड़े हुए 3 दिन हो चुके हैं। शतरंज की बिसात पर अमेरिका को चारों खाने मात देने के बाद अब तालिबान चेकमेट कहने जा रहा है। तालिबान के वरिष्ठ नेता अहमदुल्ला मुतक्की ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि काबुल के राष्ट्रपति भवन में एक समारोह की तैयारी हो रही है। जाहिर है कि समारोह का कारण है काबुल में तालिबान की ताजपोशी। सरकार बनाने को लेकर कई दिनों से अटकलें चल रही थीं, लेकिन सरकार का जैसा स्वरूप हम जानते हैं वो ना कभी तालिबान ने चलाई, ना ही उसे रिपब्लिक का मतलब पता है। लोकतंत्र तो बहुत दूर की कौड़ी है। फिर भी सरकार के नाम पर कुछ तो बनाना है, सो वो बना रहा है एक इस्लामिक एमिरेट। कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, अभी कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है ये कि तालिबान का एजेंडा है शरिया कानून लागू करना। भारत में जब आजादी की किरणें फूटी तो सवाल उठा कि संविधान कैसा होगा। भारत एक राजशाही नहीं हो सकता था। आम कहावत है कि आपकी संगत तय करती है आप किस तरह के व्यक्ति बनेंगे। भारत को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापित करना था, सो उसने ऐसे ही देशों की ओर देखा। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों की मदद लेकर अपना संविधान स्थापित किया। अफगानिस्तान भी एक नए शासन का इंतजार कर रहा है। वहां पहले से एक संविधान है, लेकिन अगर वो तालिबान को मंजूर होता तो इतनी मुसीबत ही नहीं आती। तालिबान को इतना तो मालूम है कि सरकार के गठन के लिए एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है, लेकिन उसकी बारीकियों को लेकर तालिबान की समझ सीमित है। 20 साल पहले काबुल में तालिबान की सरकार जरूर थी, लेकिन तब के रहनुमाओं में से सिर्फ मुल्ला बरादर उपलब्ध है। सरकार में अनुभव की भारी कमी है। इसको लेकर चाहे तो तालिबान अपने पड़ोसी की मदद ले सकता है। एक दिखावटी सरकार बना, उसके ऊपर मिलिट्री शासन को प्रमुखता देकर लोकतंत्र और तानाशाही की खिचड़ी कैसे बनाई जाती है, इससे बेहतर सलाह पाकिस्तान के अलावा शायद ही कोई और दे सके। लेकिन जब स्कूल का हेडमास्टर साथ हो तो मॉनिटर की मदद कौन ले, और कौन है ये हेडमास्टर? ये है ईरान, अफगानिस्तान का एक और पड़ोसी जिसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रेसी। बाकायदा पूरे गाजे बाजे के साथ चुनाव जीतकर वो सत्ता में आए हैं, लेकिन सत्ता सिर्फ नाम की है। रेसी सिर्फ एक कठपुतली हैं जिसकी बागडोर किसी और के हाथ में है। गेम ऑफ थ्रोन में लॉर्ड वेरिस का कथन याद करिए, ताकत वहां होती है जहां लोग विश्वास करते हैं कि वो हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है। दीवार पर पड़ी परछाई और एक छोटा सा आदमी भी बहुत बड़ी परछाई बना सकता है। ईरान पर पिछले 32 सालों से सत्ता पर जिसकी परछाई है वो है रहबर ए मुअज्जम ए ईरान, अयातोल्ला अली खमेनी। यूं तो ईरान एक लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला देश है। अमेरिका की तरह यहां भी जनता ही राष्ट्रपति चुनती है। अमेरिका की ही तरह राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 4 साल का होता है। यह भी नियम है कि एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, सेम अमेरिका की तरह। लेकिन ईरान के पावर पिरामिड में राष्ट्रपति से ऊपर एक और व्यक्ति होता है। इनका आधिकारिक टाइटल होता है अयातोल्ला, और यही ईरान में सर्वोच्च अथॉरिटी है। यही ईरान का धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य मुखिया होता है। सरकार जो भी नीतियां बना ले, वीटो का अधिकार अयातोल्ला के पास रहता है। घरेलू से लेकर विदेशी मामलों तक सब कुछ अयातोल्ला ही तय करता है। ईरान की सेना के कमांडर ऑफ चीफ की पदवी हो या खुफिया संस्थाओं का कंट्रोल, पावर की सारी चाबियां सुप्रीम लीडर के पास ही होती हैं, और इन चाबियों के रखवाले होते हैं काउंसिल ऑफ गार्डियंस, जिसके 12 सदस्यों में से 6 सुप्रीम लीडर चुनता है। यही काउंसिल सुनिश्चित करती है कि ईरान में सुप्रीम लीडर की मर्जी के बिना एक
पत्ता भी ना हिले। राष्ट्रपति तो जनता चुनती है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इसका निर्णय काउंसिल ऑफ गार्डियंस करती है। चुनाव अधिकारियों से लेकर निर्वाचन आयोग के मुख्य सदस्यों को भी काउंसिल ही चुनती है। मोटा माटी समझे तो काउंसिल ऑफ गार्डियंस ये पक्का करती है कि सभी उच्च पदों पर अयातोल्लाह के ही वफादार बैठे हों। 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक के गठन के बाद से अब तक ईरान में 2 सुप्रीम लीडर हो चुके हैं। पहले अयातोल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी, 1989 में उनकी मौत के बाद अयातोल्लाह अली खोमेनेई सुप्रीम लीडर बने। तालिबान ईरान सरकार के इसी मॉडल को अफगानिस्तान में लागू करना चाहता है। जल्द से जल्द सरकार का गठन हो, ये तालिबान की मजबूरी है। क्यों, आइए आपको समझाते हैं। 31 तारीख को जैसे ही अमेरिका के आखिरी प्लेन ने काबुल हवाई अड्डे से उड़ान भरी, तालिबान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। आतिशबाजियां हुई, हवाई फायर किए गए। अमेरिका अपने पीछे बहुत से हथियार और इक्विपमेंट छोड़ गया है। इन हथियारों की प्रदर्शनी लगाते हुए तालिबान शादी का फूफा बन रहा है, लेकिन इस जीत की खुमारी उतरते देर नहीं लगने वाली। 20 साल तक अमेरिकी फौजों के लिए बम बोने वाला तालिबान अब हुकूमत का पेड़ खड़ा करना चाहता है। लेकिन निरंकुश लड़ाकों को शासन प्रशासन की पेचीदगियां समझाना कच्ची कौड़ी नहीं है। सरकार के अधिकतर अधिकारी पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ देश छोड़ चुके हैं। अब तालिबान पर यह प्रेशर है कि वो जल्द से जल्द सत्ता में आया वैक्यूम भरे। दूसरी दिक्कत आंतरिक विद्रोह की है। दरअसल तालिबान बहुत सारे फैक्शन से मिलकर बना है। अगर उसकी सेंट्रल लीडरशिप ने जल्द ही डोरी टाइट नहीं की तो एक और गृह युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। इतनी मुसीबतों के अलावा अमेरिका से भी पीछा पूरी तरह से छूटा नहीं है। बाइडेन बयान दे चुके हैं कि चाहे वो अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं, लेकिन वहां के हालात पर अमेरिका की पूरी नजर है। कूटनीतिक रूप से अमेरिका और तालिबान की वार्ता जारी है, लेकिन तालिबान जानता है कि पासा कभी भी पलट सकता है। अमेरिका के साथ भविष्य में और तनातनी की पूरी संभावना है। अमेरिका से अदावत का अनुभव ईरान से ज्यादा शायद ही किसी देश को हो, इसलिए तालिबान ये चाहता है कि वो ईरान की राह पकड़ ले। खबर है कि ईरान की देखा देखी वो एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने जा रहा है जिसमें शरिया कानून लागू होगा। ईरान की तर्ज पर शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर नियुक्त किया जाएगा। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी तोलो न्यूज से बात करते हुए कल बुधवार को तालिबान के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तालिबान के अधिकतर लीडर अपनी सैन्य काबिलियत के चलते जाने जाते हैं, लेकिन जानने वालों का कहना है कि हिब्तुल्लाह एक व्यवहारिक लेकिन कट्टर इस्लामिक स्कॉलर है। तालिबान के फिदायीन हमलों की शुरुआत उसने ही की थी। उसके क्रेडेंशियल्स का सबूत है उसका अपना बेटा, जिसने फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ली और 23 साल की उम्र में हेलमंद प्रोविंस में एक आत्मघाती हमले में खुद को उड़ा लिया। हिब्तुल्लाह को तालिबान का आध्यात्मिक गाइड माना जाता है। शरिया के मसलों पर अंतिम व्याख्या का अधिकार उसी को है। इसके अलावा कयास लगाए जा रहे हैं कि अब्दुल गनी बरादर सरकार के रोजमर्रा के काम देखेगा। बरादर तालिबान का फाउंडर रह चुका है और हिब्तुल्लाह का डेप्यूटी है। इसके अलावा सन 2000 के पहले उसे सरकार में काम का अनुभव भी है, तब वो तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री रह चुका है। बरादर के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण पद पाने वाले में जिनका नाम आ रहा है उनमें शामिल हैं हक्कानी नेटवर्क का सिरमौर सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के जन्मदाता मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब। अब सवाल ये कि तालिबान तो सत्ता पाने के जश्न में मशगूल है, पर आम जनता का क्या हाल है? 40 साल तक जंग से तितर-बितर हो चुका अफगानिस्तान करीब 4 करोड़ लोगों का देश है। भुखमरी और गरीबी का आलम यह है कि पूछिए मत। हजारों लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हैं, उस पर कोविड। जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश 2 साल बाद भी कोविड से उबर नहीं पाए हैं, तो अफगानिस्तान का तो कहना ही क्या। वैक्सीन किस चिड़िया का नाम है, आधी से ज्यादा जनता को तो ये भी नहीं पता। उस पर तुर्रा ये कि यूएन ने अफगानिस्तान को लेकर एक नई चेतावनी जारी की है। सितंबर महीने के अंत तक अफगानिस्तान में फूड स्टॉक खत्म हो जाएगा। यूएन की तरफ से अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर रमीज अलकब्रोव ने कहा है कि 1/3 अफगान जनता के सामने बड़ा खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने वाला है। जब तक काबुल में लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी, अमेरिका उसकी मदद कर रहा था। इवैक्यूएशन के दौरान तालिबान ने भी अमेरिका का सहयोग किया, लेकिन भविष्य में आपसी सहयोग को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क ए मिली ने मंगलवार को पेंटागन में रिपोर्टर से बात की। आगे की रणनीति के सवाल पर उन्होंने कहा, तालिबान क्रूर लोगों का एक समूह है, उसमें कितना बदलाव होगा ये कहा नहीं जा सकता। सबसे बड़ा सवाल है आर्थिक मदद का। यूएन और अमेरिका इस असमंजस में है कि अगर
आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए तो भी पता नहीं वो आम लोगों तक पहुंच पाए या नहीं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के कैश रिजर्व भी फ्रीज कर दिए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 700 अरब रुपए के बराबर है। IMF से मिल रही मदद भी बंद कर दी गई है। मुद्रास्फीति आसमान पर है और तालिबान औरतों और बच्चियों से बुर्के खरीदवा रहा है। बिजली, पानी जैसी जरूरतों की आपूर्ति तो पहले ही खस्ताहाल थी। तालिबान के डर के कारण लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। अफगानिस्तान फ्यूल, बिजली और खाने का आयात करता है। फंड फ्रीज हो जाने के कारण जरूरी सामान के आयात पर रोक लग गई है। इसके कारण आम जनता के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। काबुल एयरपोर्ट की स्थिति पर भी गौर करते हैं। अमेरिका के जाने के बाद हवाई अड्डा ठप पड़ा है। वहां से इस वक्त कोई आवाजाही नहीं हो रही है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान दिया है कि काबुल एयरपोर्ट कुछ ही दिन में दोबारा काम करने लगेगा, लेकिन इसके आसार कम ही हैं क्योंकि तालिबान के पास एयरपोर्ट के संचालन के लिए तकनीकी लोगों का अभाव है। तुर्की ने एयरपोर्ट के संचालन में मदद की इच्छा जाहिर की है, लेकिन इस पर अभी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तालिबान के कब्जे से निकलने के लिए अफगानी नागरिक अब बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। काबुल से 140 मील दूर अफगानिस्तान से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। जगह का नाम टोरखम। बुधवार को हजारों अफगान नागरिक यहां पहुंच गए इस उम्मीद में कि पाकिस्तानी अधिकारी उन्हें पाकिस्तान में एंटर करने देंगे। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो काम की तलाश में पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन यहां भी उनके हाथ सिर्फ मायूसी लग रही है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान से और लोगों को अपने यहां एंटर नहीं करने देगा। इस बीच UN की रेफ्यूजी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि साल के अंत तक लगभग 5 लाख अफगान नागरिक देश छोड़कर जा सकते हैं। UN ने पड़ोसी मुल्कों से अपील की है कि वो अफगान नागरिकों के लिए अपनी बॉर्डर खुले रखें। पिछले 1 साल में अफगानिस्तान में लगभग 35 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चे और औरतें हैं। तालिबान अपने बयानों में बार बार ये बात दोहरा रहा है कि जिनके पास पासपोर्ट हैं वो उन्हें देश से निकलने की इजाजत देगा, लेकिन अधिकतर लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि सरकार बनाने के बाद उनका देश से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अभी जितनी कोशिश कर ली जाए उतना बेहतर। सरकार बनाना ही तालिबान की अकेली दिक्कत नहीं है। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको बताया, पंजशीर का इलाका अभी भी तालिबान की पकड़ से बाहर है। पंजशीर में तालिबान नदर्न अलायंस से लड़ रहा है। बुधवार को दोनों तरफ से बयान ये आया कि वो इस लड़ाई में जीत रहे हैं। 1996 से 2001 के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया। उस समय भी पंजशीर उसके हाथ नहीं लग पाया था। तालिबान एक ओर लड़ाकों को भेज रहा है ताकि पंजशीर पर कब्जा जमा सके, दूसरी ओर शांति और अमन के बयान भी जारी कर रहा है। तालिबानी नेता आमिर खान मुत्तकी ने बुधवार को पंजशीर के लोगों के लिए एक संदेश जारी किया। मुत्तकी ने कहा, नॉर्थ अफगानिस्तान की जनता को तालिबान के विरोधियों को समझाना चाहिए। पूरे अफगानिस्तान में शांति है सिवाय पंजशीर के। इस लड़ाई में आम लोग पिस रहे हैं, उन्हें और सहन करने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और पूर्व जिहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद पंजशीर में डेरा जमाए हैं। अशरफ गनी के भाग जाने के बाद से सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर रखा है। सालेह ने बुधवार को फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर कहा कि वो किसी भी हालत में तालिबान के साथ समझौता नहीं करेंगे। पोस्ट में वो आगे लिखते हैं, हमारा प्रतिरोध केवल पंजशीर के लिए नहीं है, बल्कि हम पूरे अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं ताकि सभी अफगान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। पंजशीर की घाटी आज पूरे अफगानिस्तान का नेतृत्व कर रही है। हमारी लड़ाई उन लोगों की आखिरी उम्मीद है जो तालिबान के दमन और उनकी काली सोच से बचना चाहते हैं। अगर अफगान जनता को तालिबान पर भरोसा होता तो बॉर्डर पर हजारों लोग क्यों इकट्ठा हैं? लोग सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, पर वो किसी भी कीमत पर तालिबान के कब्जे से निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका से एक और अपडेट है। निकी हेली संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रह चुकी हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि चाइना अफगानिस्तान स्थित बगराम एयरफोर्स बेस को अपने कब्जे में ले सकता है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में हेली ने कहा, अमेरिका को चीन पर नजर बनाए रखनी होगी। मुझे लगता है कि चीन ने अफगानिस्तान में अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उपयोग भारत के खिलाफ करने की कोशिश जरूर करेगा। निक्की ने आगे कहा, चीन और रशिया अमेरिका की वापसी का मजाक बना रहे हैं। ये देश मौका ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे स्थिति का फायदा उठाएं। बाइडेन के लिए जरूरी है कि वो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मित्र राष्ट्रों से रिश्ते मजबूत करने की ओर कदम उठाएं।
निक्की से पहले अफगानिस्तान से निकलने की रणनीति को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन की आलोचना कर चुकी हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि बाइडेन की विदेश नीति आगे जाकर अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित होगी। अब आज की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पहली सुर्खी उत्तर कोरिया से। वहां की सरकार ने यूएन से कहा कि उन्हें मिलने वाली 30 लाख वैक्सीन किसी और देश को दे दी जाए। ये वैक्सीन यूएन के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत उत्तर कोरिया को दी जानी थी, लेकिन उत्तर कोरिया का कहना है कि वहां कोविड का एक भी केस नहीं है। ऐसे में वैक्सीन जरूरतमंद देशों को दे दी जाए। कोरियाई सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उसने पिछले साल ही कोविड से सुरक्षा के इंतजाम कर लिए थे, जिसके कारण वहां कोविड पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसके पहले जुलाई में भी उत्तर कोरिया को वैक्सीन की पेशकश की गई थी। तब उसने कहा था कि वैक्सीन के फायदों से ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरी सुर्खी चीन से, जहां सरकार ने ओवरटाइम के लिए मजबूर करने वाली कंपनियों को नोटिस दिया है। कुछ समय पहले अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने चीन के 996 वर्क कल्चर की तारीफ की थी। 996 का मतलब सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, दिन में 6 दिन। इसके कारण कर्मचारियों से मानसिक स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बहुत शिकायतें आ रही थी। इसे देखते हुए बुधवार को चीनी अधिकारियों ने कंपनियों को कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें 996 वर्क शेड्यूल को गैरकानूनी बताया और कहा कि ये सजा देने जैसा है। चीन में श्रम कानून लागू है, जिसके अनुसार कर्मचारियों से अधिकतर 44 घंटे काम कराया जा सकता है, लेकिन अधिकतर कंपनियां इस कानून का पालन नहीं करती। तो आज दुनियादारी में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल फिर से मुलाकात होगी। देखने के लिए शुक्रिया।